दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने और समझने से पहले कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, अलजेब्रा सेक्शन से 20 मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उस 20 मार्क्स में से 4 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिनोमियल से और 5 to 7 मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 to 12 मार्क्स आउट ऑफ 20 केवल और केवल इन दो टॉपिक से ही फ्रेम होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। यानी कि 10 से 12 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे अगर हमने इजीली इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनकी हम अदर इंपॉर्टेंस में, जो कि है आपके 11th एंड 12th में। साथ ही साथ IIT JEE एग्जाम के लिए भी ये दो टॉपिक यानी पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज से हम इस नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत बेसिक से समझते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्या हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमको पता है। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको भी समझते हैं। इसको हम लिखते हैं कई बार y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने कहा भैया अच्छा y इज इक्वल टू 0 कर दें तो क्या है। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं, अच्छा ये y, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं अगर इसको मैं y1 ले लूं और इसको y2 ले लूं और मैं आपसे ये कहूं कि भैया y1 इज इक्वल टू है y2 के, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के है, ठीक ठीक। बस यही से कहानी शुरू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बन गया अब आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम लोग शॉर्ट में EQE लिखेंगे, ठीक है ना। ये आप समझ जाइएगा कि EQE मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है यहां पे। चलिए, अब ये समझ में आता है कि यार ये क्वाड्रेटिक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ अभी मैं बताऊंगा। पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आपने कई बार ये सुना होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर ये कहते हुए लोगों को कि भैया जिस दिन हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख कर देते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक इनकंप्लीट या यूं कह लीजिए कि एक गलत इंफॉर्मेशन है। इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है वो समझते हैं हम लोग। हमने ये कहा कि भैया y1 इज इक्वल टू दिस है और y2 इज इक्वल टू दिस है, तो अगर ये y1 इज इक्वल टू y2 हो रहा है तो x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल है ये हमें बताना है। यानी कि अब हमने क्या किया, इसे इक्वेट कर दिया, y1 को y2 के इक्वेट किया तो वहां से एक इक्वेशन बनी और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको समथिंग इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको और समझिएगा। अगर मैं इस y2 को 0 की जगह मैं लेट से यहां पे 5 कर देता हूं तो क्या ये इक्वेशन नहीं रह जाएगी क्या। क्वेश्चन ये है, क्या ये इक्वेशन नहीं रह जाएगी। अरे मेरे भाई बिल्कुल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस 0 की जगह प्यार से हम 5 लिख देंगे बस। तो केवल 0 लिख देने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई। हम कुछ भी इक्वेट कर देंगे समथिंग पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हम इक्वल कुछ भी कर दे रहे हैं तो अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इक्वेशन में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं इसको क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी है इस x वेरिएबल की जिसके लिए y1 इज इक्वल टू y2 हो रहा है, ठीक है। तो 0 के इक्वल कर देना वो तो केवल एक व्यवस्था बनाई गई है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। वो एक व्यवस्था बनाई जाती है ताकि थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इक्वल टू 0 नहीं कर रहे हैं तो हम उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, तब भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इक्वल टू 0 कर देते हैं ताकि हमें उसका सोल्यूशन निकालना इजी हो जाए। क्यों, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि जब हम उसके जीरोस निकालते हैं तो उसके जीरोस निकालने का जो प्रैक्टिस हमने की है वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एप्लीकेबल हो जाती है,
ठीक है ना, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो बेसिकली मैथ में क्या होता है ना, चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। चीजें कितनी बड़ी हैं, चीजें कितनी डरावनी हैं, इससे इंपॉर्टेंस नहीं है, चीजें कितनी इजीली हमें समझ में आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स में अक्सर लोगों को ये लगता है कि यार बड़े बड़े फॉर्मूले याद कर लेना, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, यही है ना। ना ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में आप किसी चीज को कितने इजीली डिफाइंड कर सकते हैं। तो यही है मैथमेटिक्स की खूबसूरती और यही है मैथमेटिक्स का प्यार आप लोगों के लिए, जो आपके लिए हर चीज को बहुत ही इजी बना देती है, ताकि आपको हर चीज समझ में आने लगे। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम जीरो लिखें। ठीक है ना, उसके इक्वल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां y2 की जगह x रख दूं और फिर मैं यहां पे x कर दूं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अब आप सोच के बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? भैया बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, x को इस तरफ लेकर आएंगे और फिर हम कर देंगे भैया इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख देंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए हमने इसे इक्वल टू जीरो कर दिया, ताकि हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाए। बस समझ गए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दूं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? मेरा क्वेश्चन है या नहीं है? बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल है। ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेक्ट? समझ में आया ये पॉइंट भी? वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तब क्या होगा मेरे भाई? तब क्या होगा मेरे यार? बताओ इसका आंसर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का लॉजिक समझिए बच्चा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने का मतलब यह है कि जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो टू होगी। क्या होगी बच्चा? टू होगी। बट यहां वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर दिख रही है वो तो थ्री हो गई। इसका मतलब कि ये तो क्यूबिक हो गया ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं। हमें चाहिए क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम जो पावर हो सकती है वो टू हो सकती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो कंडीशंस हैं उसे नोट करिए। नंबर एक की मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी टू। ठीक है ना, जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो टू हो सकती है, टू से ज्यादा होगी तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक। दूसरा, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी क्या? होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसा जीरो वन टू। कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल की जितनी भी पावर होंगी, वेरिएबल की जितनी भी पावर होंगी, वेरिएबल की जितनी भी पावर होंगी, वो क्या होंगी? वो होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, और साथ ही साथ दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो जैसे यहां देखते हैं वेरिएबल की पावर टू है, यहां पे वेरिएबल की पावर वन है, और यहां वेरिएबल की पावर जीरो है, तो जीरो वन टू, और यहां भी टू है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर टू है, यहां वन है, यहां जीरो है, बट यहां पर थ्री आ गई। तो क्या हो गई? इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है?
टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, दिख गया, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की जितनी भी पावर्स हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। अच्छा इसकी तो 2 है, इसकी हा ये देखिए यहां पे क्या हो गया, ये इसकी पावर 1/2 हो गया, यहां तो 0 था और यहां भी 1 था, तो 102 ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहां पे ये क्या हो गया, होल नंबर नहीं रह गया। इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। करेक्ट। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आइए देखते हैं। ऐसे देखने से तो लग रहा है कि भाई इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, यहां पे 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक है क्या? देखिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना होता है, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो अभी तो ये वाला फॉर्म है ही नहीं इसका, चलिए इसको लिख लेते हैं ऐसा, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहां दिख रहा है इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0 है। इसका मतलब कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये करेक्ट। अच्छा एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब फिर से चेक करते हैं इसको, क्या किया हमने, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व किया तो हमने लिखा x² माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। है भैया ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? जी हाँ बिल्कुल है। क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है और 0 है, 0 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरी गुड। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2, तब x की पावर 4 ये हो जाएगा माइनस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 4 आ रही है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये इक्वेशन तो है बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। क्लियर हो गया ना? तो जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको रीअरेंज करके ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखिए और वहां से फिर आप इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा दिए, दैट्स इट, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा और एनालाइज करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या नई चीजें हैं। ठीक है ना? तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहां पर हमें ये कंडीशन लगानी होती है कि भैया a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर क्या है, रियल, वेरी गुड, नंबर्स, जो ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है हमारे लिए, ये हमको पहले से पता है। ठीक है ना? अच्छा उसके बाद x क्या है, यहां पे वेरिएबल है। अब वेरिएबल भी क्या है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए ऑल रियल नंबर्स हैं, आगे चल के ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं। फिलहाल अभी हम जो पढ़ेंगे वो रियल नंबर्स के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, ये रियल वेरिएबल है, ठीक, हम अच्छा अगर हम कभी ऐसा कर दें, क्या टी कर दें, तो क्या मतलब, कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको at² प्लस bt प्लस c कर दूं इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे हाँ भैया बिल्कुल है, वेरिएबल हमारा क्या है, t है, जब वेरिएबल t है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब वेरिएबल t हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, ठीक है ना, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि उसमें वेरिएबल है क्या। ठीक है ना? इसका मतलब सिंपल है, इसको अगर मैं कल को ऐसे लिख दूं,
मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं कि एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे बिल्कुल है भाई। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो ए है ना, ये अब वेरिएबल ए है यहां पे। ये क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं कि हमें कैसे पता। ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में मैंने आपको बताया था कैसे पता करना है आपको। जैसे ही इसको इस फॉर्म में लिखा आपको मिलेगा, आप यहां देखेंगे कि इनपुट पे क्या है। इनपुट में अगर x है तो ये x वेरिएबल बनेगा, इनपुट में y है तो y वेरिएबल बनेगा, इनपुट में z है तो भैया z वेरिएबल बनेगा, इनपुट पे t है तो ये t वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पे a लिख दूं आज, a लिख दूं अगर आज, तो ये a वेरिएबल बन जाएगा यहां पर। तो टेंशन नहीं लेने का ना, हमेशा x और y के फॉर्म में उलझन नहीं रहने का। मैंने कहा ना, पिक्चर को हमेशा पूरी देखिए, जब भी देखिए उसे आधी अधूरी थोड़ी सी मत देखिए। ठीक है ना। पिक्चर को हमेशा पूरी देखिए। तो कल को अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो और आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अरे भैया वेरिएबल की पावर तो 1 है, यहां भी 1 है। नहीं 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 नहीं, ये तो लीनियर है। अरे भैया लीनियर तब होगी ना जब ये बताया जाएगा आपको कि यहां पे वेरिएबल क्या है। ठीक है ना। तो जब कभी ऐसा गिवन हो आपको, तो अब आपके लिए वेरिएबल क्या है यहां पे, ए। ये वेरिएबल का काम कर रहा है और आपको दिख भी रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ए के फॉर्म में, ए स्क्वायर ए और फिर ए की पावर 0 हो रहा है यहां पे। इसका मतलब यहां पे वेरिएबल क्या है, ए है आपके लिए। ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड ए बी सी, इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। हमेशा अपने दिमाग को खुला रखिएगा और पूरी पिक्चर को अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये हमें क्लियर हो गया।